everyone. Now we start the next part of chapter number 3 admission of a partner. हमने गुडविल कर लिया था. गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, एंट्रीज कैसे करते हैं, ये सब हमने कर लिया था. तो अब हम बात करते हैं कि कोई पुराना रिजर्व पड़ा हो या कोई पुराना लॉस हो या कोई पुराना प्रॉफिट हो, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. तो हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit and loss. हम लोग पुराने प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. कोई रिजर्व पड़ा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. अब वो क्यों करता है, पहली बात तो ये समझते हैं कि हम लोग ये करते क्यों हैं. हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, कोई पुराना लॉस या जनरल रिजर्व हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं. तो पुरानी चीज़ों को हम लोग क्यों सेटलमेंट करते हैं, क्यों करते हैं. जैसे देखो, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लाइक 5 to 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं. बहुत मेहनत की होती है एक फर्म को स्टेब्लिश करने में. इन लोगों ने कैपिटल लगाई है, मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन कमाई है, प्रोडक्ट आज नाम से बिक रहा है, उसका ब्रांड की रेपुटेशन हुई है. इन लोगों ने अपनी रेपुटेशन कमाई है. तो वो क्यों कमाई है, मेहनत की है. तो उस मेहनत का फल क्या दिखता है बिजनेस के अंदर, कि उनकी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है, वर्कर्स को कितना गेन, वर्कर्स को कितना कंफर्टेबिलिटी हो रही है वर्क करने में, कितना इंटरेस्ट आ रहा है उन लोगों का. हर चीज जो बिजनेस के अंदर होती है, पार्टनरशिप के अंदर होगी, ये लोगों की मेहनत उसमें दिखती है. अब सडनली न्यू पार्टनर आता है, इन लोगों की इतने सालों की मेहनत, और एकदम से ये आता है और हर चीज में अपना हिस्सा जमा लेगा. हर चीज में अपना हिस्सा जमा लेगा. ये बोलेगा कि आपने जो इतने सालों की मेहनत की है, कोई बात नहीं, अब से मैं आ गया हूँ, तो अब से जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे भी बराबर बांटो. कुछ भी इतने सालों का आपने किया है वो सब भी मुझे दो. ये तो गलत बात हो जाएगी. तब क्या करती है फर्म क्या करती है कि नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त पुरानी चीजों का सेटलमेंट कर देती है. जैसे ओल्ड गुडविल पड़ी है, पुरानी गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ी है, उसको राइट ऑफ कर देंगे. हम लोग सीखा था हम लोगों ने, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे. और क्या करेंगे, कोई भी पुराना प्रॉफिट और लॉस बचा हुआ होगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डिस्ट्रीब्यूट इन होल पार्टनर्स. कोई भी रिजर्व बना हुआ है, रिजर्व क्यों बनाती है कंपनी, ताकि उसके फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए तो वो पैसा इजीली यहाँ से ले सके वो लोग. तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा एक अमाउंट में कलेक्ट करती जाती है अपने प्रॉफिट में से, ताकि इन फ्यूचर वो पैसा किसी भी काम आए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए फर्म के अंदर, तो वो इजीली इससे पैसा ले सकती है. जो मतलब जैसे हम लोग सेविंग करते हैं तो फर्म क्या करती है, रिजर्व करती है. तो वो एक ऐसा सेविंग ही है, तो इन फ्यूचर कोई भी लॉस होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो वो पैसा यहाँ से ले सकती है. तो ये रिजर्व हो गया. तो ये चीजें क्या होती है, अगर हम पार्टनर के आने से पहले इन चीजों का सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये सेटलमेंट फिर कब होगा, वाइंड अप के वक्त, कंपनी के बंद होने के वक्त, फर्म के बंद होने के वक्त होगा. अगर फर्म के बंद होने के वक्त ये सब चीजें सेटलमेंट होगी तो इतने सालों की मेहनत जो इन्होंने कर रखी है, इतने सालों की मेहनत जो कर रखी है, जो फायदा इन दोनों को होना चाहिए था, मेहनत इन दोनों ने की है, जो फायदा इन दोनों को होना चाहिए था, वो अब इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसको तो बैठे बैठे मिल गया सब कुछ, इसको तो बैठे बैठे मिल गया सब कुछ. तो ये गलत बात होती है. इस वजह से क्या करते हैं कि फर्म इस न्यू पार्टनर के आने से पहले इन सब चीजों का सेटलमेंट कर लेती है. कोई भी पुरानी एसेट लायबिलिटीज, उनकी वैल्यू कम ज्यादा हुई है, उनका भी सेटलमेंट कर लेगी. कोई पुरानी गुडविल पड़ी है, P&L पड़ा है, कोई भी रिजर्व पड़ा है, किसी भी टाइप का रिजर्व हुआ, तो वो सब चीजें जो भी पुरानी है उनका सेटलमेंट कर देंगे.
पड़ेगी, कैसे भी करे, चाहे कैसे भी करे और चाहे ना भी करे, तो वो फर्म के ऊपर है कि वो सेटलमेंट किस तरीके से करती है और कैसे करती है। ठीक है, तो ये बात आगे समझ में आप लोगों को कि हम लोग ये क्यों करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अब हम लोग बात करते हैं कि पुराना प्रॉफिट और लॉस पड़ा हो, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट करना है, कोई रिजर्व पड़ा है तो उसका एडजस्टमेंट करना है। तो दोनों की बात मैं साथ ही करूँगी, जनरल रिजर्व की बात भी मैं इसी के साथ करूँगी, तो दोनों की एंट्री सेम होगी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो इन दोनों की एंट्रीज क्या होगी, जैसे मुझे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से कुछ भी चीज होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसमें जैसे फर्म बोलती है कि जैसे कोई डेबिट बैलेंस पड़ा है अपना जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक डेबिट बैलेंस पड़ा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे ओल्ड पार्टनर टू P&L। फिर वो कहाँ चला जाएगा वापस, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वापस किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। तो ये होगा कि वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से वो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में, ये भी ट्रांसफर हो गया और ये भी ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाते ही क्यों है, वो पार्टनर्स के अकाउंट होते हैं, तो फर्म पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करती है वो पार्टनर्स अकाउंट्स में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, तो उन चीजों में ये सब चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। तो जैसे मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, एक फर्म है, ठीक है, उसमें से दो पार्टनर्स है आर और एस, और पार्टनर्स है। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। अब इन्होंने क्या किया, एन जो है नया पार्टनर आया, एन जो है नया पार्टनर आया, ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व एंड न्यू पार्टनर है, ठीक है। जनरल रिजर्व का उस वक्त का बैलेंस पड़ा था 20,000 का, और एक डेबिट बैलेंस पड़ा था P&L का कितने हजार का, 10,000 का। दो बैलेंस पड़े थे हमारे पास, तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड P&L। अब चलो जनरल रिजर्व पड़ा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स आर टू एस, ठीक है। अब जनरल रिजर्व है कितने का, 20,000 का। 20,000 को हम किसमें 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और ये आ जाएगा 4, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, आर अकाउंट डेबिटेड एस अकाउंट डेबिटेड टू P&L। अब कितने हजार का है, 10,000 का है। 10,000 को सेम वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 8,000 और 2,000 हो गया डिस्ट्रीब्यूट, एज सिंपल एज दैट। मतलब कुछ नहीं करना है, जो पुराना है वो पुराने पार्टनर से बांट दो, बस सिंपल सी बात है। तो पुराना था जो मैंने पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी एसेट या लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है, किसी की वैल्यू बढ़ी है या किसी की वैल्यू कम हुई है, तो नए पार्टनर से आने से पहले उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू जो है कम ज्यादा हुई है, नए पार्टनर से आने से पहले हम क्या करते हैं, एक तरीके से नया फर्म ही बना देते हैं। उस
पुराने फॉर्म को नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी पुरानी चीजें होगी उसका सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे कि भाई ये सब पुराने प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व ये सब एसेट की भी वैल्यूज है, लायबिलिटी की वैल्यूज कोई कम ज्यादा हुई है तो उनको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, किस अकाउंट में करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। उसको एडजस्ट करते हैं हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है देखते हैं। नॉर्मली अकाउंट बनता है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट जो नॉर्मल अकाउंट हम बनाते हैं वही अकाउंट बनता है रिवॉल्यूशन। अब इसके अंदर क्या होता है, असेट और लायबिलिटी। असेट बढ़ती है और लायबिलिटी बढ़ती है, असेट कम होती है और लायबिलिटी कम होती है। एसेट बढ़ेगी तो कंपनी में क्या है, प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, तो असेट इंक्रीज, ठीक है। लायबिलिटी कम हुई तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटीज कम हुई तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो लायबिलिटीज डिक्रीज इस साइड आई। मतलब जो भी फर्म के लिए प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग, और जो भी फर्म के लिए लॉस है वो डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे असेट कम हुई तो लॉस हो गया, तो असेट डिक्रीज। लायबिलिटी बढ़ी तो भी कंपनी के लिए लॉस है, तो लायबिलिटी इंक्रीज। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो नए पार्टनर के आने के वक्त कुछ एसेट लायबिलिटीज ऐसी होती है जो हमने नहीं लिखी है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस साइड एसेट्स की बात करेंगे, एसेट मतलब प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई ऐसी एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं की, उसकी भी वैल्यू ये पे आएगी, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो वो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। डिफरेंस इस साइड आया तो दोनों पार्टनर से बांट दो, ट्रांसफर द लॉस। इस साइड डिफरेंस आया तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जैसे ओल्ड पार्टनर ए और बी है। इस साइड आया तो लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। मतलब सिंपली एक अकाउंट है, अगर हमें लगता है कि एसेट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है तो लिख दो, डिक्रीज हुई है तो यहाँ लिख दो, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो यहाँ लिख दो, डिक्रीज हुई है तो यहाँ लिख दो, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको यहाँ लिख दो, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो यहाँ लिख दो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। इस साइड है डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज अ प्रॉफिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज अ लॉस। ये बात आगे समझ में। अब हम इसकी हम एक एग्जांपल की बात करते हैं ताकि आपको ये रिवॉल्यूशन अकाउंट अच्छे से समझ आ जाए। इसकी एंट्रीज ही आप इस अकाउंट से एंट्रीज बन सकती है। तो अगर क्वेश्चन इन केस बोले कि जनरल एंट्रीज करनी है तो हम लोग को जनरल एंट्रीज करनी होगी। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 24 आपके अभी मेंशन हो जाएगा साइड में, तो आप उसको देख सकते हो एक बार एग्जांपल को। तो एग्जांपल 24 है, उसमें लिखा हुआ है ए एंड बी हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2। ए एंड बी ओल्ड प्रॉफिट है 3:2, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एक बैलेंस शीट दी हुई है पुरानी,
ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, कैपिटल दे रखी 30-20, कैश इन हैंड, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये सब दे रखे हैं, गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉर्म टर्म्स। सी एडमिटेड हुआ, ठीक है, तो सी एडमिटेड और सी इज ब्रिंग ₹15,000 एज अ कैपिटल। सी क्या लाया, 15,000 की कैपिटल, ठीक है, और 5,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। क्या लाया, गुडविल कितनी लाया, 5,000, इसका शेयर कितना है, 1/6 शेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हम इसकी पहले एंट्रीज कर लेते हैं। तो एंट्रीज करने के लिए इसने बोला है कि प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में लाया, कुछ नहीं बोला, चलो एंट्री कर लेते हैं। पहले एंट्री कर लेते हैं कैपिटल और गुडविल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑन, या सीधा आप गुडविल लिख सकते हो। तो कैपिटल कितनी, 15,000, 5,000 की गुडविल, 20,000 बैलेंस, ठीक है। मैंने दो एंट्रीज को कंबाइन किया है। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो वो एंट्री, और गुडविल लाने की भी एंट्री क्या होगी, बैंक टू गुडविल। तो दोनों एंट्रीज को मैंने कंबाइन किया है, कंपाउंड एंट्री बनाई है। दो सिंगल एंट्री से मैंने एक कंपाउंड एंट्री बनाई। नेक्स्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट, ओके। तो गुडविल है 5,000 की, रेशियो कितना है, 3:2, तो 3,000 एंड 2,000, ओके, नो डाउट। थर्ड एंट्री देखते हैं। अब थर्ड एंट्री क्या है कि ये बाकी की एंट्रीज हमने गुडविल है, उसने क्या बोला कि गुडविल इतनी है, तो ये दोनों गुडविल्स की एंट्री होगी, कैपिटल और गुडविल एंट्री। अब बाकी जो एंट्री है इस क्वेश्चन में बोला है हमें एंट्रीज करनी है, तो हमें रिवॉल्यूशन की भी एंट्रीज करनी होगी। तो उसके लिए पहले हम लोग पहले रिवॉल्यूशन बना लेते हैं ताकि उसकी एंट्री करना हमारे लिए इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। चलो पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। अब इसने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। जो स्टॉक की वैल्यू थी वो कम हुई है, क्या, कितनी, 10%, 10%। तो स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल में दे रखी थी हमारे पास 15,000 उसकी वैल्यू थी स्टॉक की, कम हुई है, मतलब स्टॉक इज एन असेट, असेट की वैल्यू कम हुई है, तो इस साइड आ जाएगा, साइड आएगा। अब 15,000 का 10% निकालो, 1,500 रुपए आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू कम हुई है, 1,500 रुपए। तो जितनी कम हुई है उतनी ही लिखेंगे, 1,500 रुपए कम हुई। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसी पॉइंट का आगे वाला पार्ट। While plant and machinery is appreciated by 10%, appreciation, depreciation और appreciation, depreciation का मतलब होता है वैल्यू कम होता है और appreciation का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना। तो appreciate मतलब वैल्यू बढ़ी है, प्लांट और मशीनरी की कितने है, 10% से। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, प्लांट एंड मशीनरी की 10%, प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 30,000, 30,000 का 10% 3,000, 3,000 बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000, उसकी रिवैल्यूशन हुई है, पुरानी वैल्यू क्या फर्नीचर की 10,000, तो मतलब नई वैल्यू कितनी लगी 9,000, तो वैल्यू कम हो गई 1,000 से, बैलेंस शीट के अंदर दे रखी 10,000, या बोला उसकी नई वैल्यू है 9,000, तो 10,000 और 9,000 मतलब 1,000 कम हुई। 1,000 कम होने पे तो असेट की वैल्यू कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ आ जाएगी किससे, 1,000 से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब प्रोविजन फॉर
doubtful debt is to be created on Sunday debtors at 5% and 200 is to be provided for an electricity bill. अब provision for doubtful debt क्या है? Liability. Provision for doubtful debt कितना है? Debtors पे लगता है कितना? 5% हम लोग क्रिएट करेंगे तो debtors कितने हैं? 12,000. 12,000 का 5% कितना हो जाएगा? 600. ओके और इसी के आगे पॉइंट क्या बोला? 200 इज टू बी प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल था आउटस्टैंडिंग बिल, तो ये लायबिलिटी है हमारी कितने का? 200 रुपए का. और क्या बोला इसने? नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. जो इन्वेस्टमेंट थी 1000 की वो मेंशन नहीं की है बैलेंस शीट में, तो अनरिकॉर्डेड हो गया. अनरिकॉर्डेड क्या है? एसेट है. तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 का, तो 1000 यहाँ लिख लो. ओके नेक्स्ट आता है पॉइंट क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी राइट ऑफ. राइट ऑफ कर दिए 100 के क्रेडिटर्स. लायबिलिटी कम हो गई. लायबिलिटी कम हुई तो लायबिलिटी कम होती थी इससे, तो क्रेडिटर्स कितने हैं? 100 रुपीज की क्रेडिटर्स से हो गया. अब इसकी टोटल कर लो. इसकी टोटल आ जाएगी 4100, तो इसकी भी 4100 ही आनी चाहिए. तो उसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे तो इसकी टोटल आ जाएगी हमारे पास, इसमें से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 6 7 8 11 12 13 3 1 क्या है? इट वाज अप्रॉक्स 800. ठीक है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? किस रेशियो में? 3:2. तो ये आ जाएगा 480 और ये आ जाएगा 320 दोनों का बैलेंस. ठीक है ये रिवॉल्यूशन अकाउंट होगा. अब रिवॉल्यूशन की एंट्री कैसे करेंगे? एंट्रीज कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ. जैसे हम लोग एसेट को ले लेते हैं, लायबिलिटीज को ले लेते हैं. तो पहले रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू फर्नीचर एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ये हो गई फर्स्ट एंट्री. इस साइड के एसेट ले ली. सेकंड हम बात करेंगे लायबिलिटीज की. चलो इस साइड के भी ले लेते हैं. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन. और इस साइड में क्या बन जाएगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल. 2 एंट्रीज बन गई. तीसरी एंट्री वापस रिवॉल्यूशन टू आउटस्टैंडिंग बिल टू आउटस्टैंडिंग बिल. एक एंट्री इधर की खत्म हो गई. इधर क्या बन जाएगी? क्रेडिटर्स टू रिवॉल्यूशन. लायबिलिटी एसेट की अलग अलग एंट्रीज हो गई. कंबाइन की है बट अलग अलग की है. यहाँ की एसेट लायबिलिटीज को अलग किया, यहाँ की एसेट लायबिलिटीज को अलग किया. अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख लो. रिवॉल्यूशन टू प्रॉफिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल जितना जितना प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो अकाउंट से एंट्रीज करना इजी रहता है, ना कि एंट्रीज से अकाउंट बनाना इजी रहता है. आई थिंक अकाउंट से एंट्रीज करना बहुत ही इजी रहता है. तो ये हो गई हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट. अब हमने इस क्वेश्चन में बोला भी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, एंट्रीज भी करनी है. एंट्रीज मैंने आपको बता दी, गुडविल की और कैपिटल की मैंने कर ली थी. रिवॉल्यूशन से आपको बता दी. रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना था वो मैंने बता दिया. अब एक अकाउंट और बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो कितने पार्टनर्स है? ए बी और सी. ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एबीसी 3 पार्टनर्स है, यहाँ पे भी एबीसी 3 पार्टनर्स. पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी. ठीक है. बैलेंस सीडी पड़ा है. कैपिटल कितनी है? बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल दे रखी है? 30 20 और नए पार्टनर की कितनी थी? चलो नए पार्टनर की बात नहीं, पहले 30 और 20 20,000 और 20,000.
नया पार्टनर कितनी लेके आया कैश के अंदर, कैश या बैंक करके लिख दो 15,000, ठीक है। फिर गुडविल, तो गुडविल कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की थी, कितनी कितनी 3,000 एंड 2,000 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में आएगा, कितना कितना 480 और 320, 480 और 320, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस साइड कुछ भी चीज नहीं है ऐसी जो हम लोग मेंशन करें, ठीक है। तो अब बैलेंस निकाल लेते हैं, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, इसका तो 15,000, ठीक है, ये 2020, तो ये आ जाएगा 3,22320 अप्रॉक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा 33,480, और कोई बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस सीडी करके मेंशन कर देंगे, वही सेम 480, 2,2,320 और 15,000 अकाउंट टू। ऐसे बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, और रिवॉल्यूशन से हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इजी है। बस हम लोग अकाउंट्स में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, या कुछ ऐसा है कि भाई कोई चीज हमें कोई मेथड याद करना नहीं, अकाउंट में हम लोगों को बस जो चीजें मेंशन है उसको सही ढंग से पुट आउट करना आना चाहिए। ये सब कुछ मेंशन था, मैंने कुछ भी नहीं निकाला है उसमें से, सिर्फ मैंने अकाउंट्स बनाया, मैंने करेक्ट चीजों को करेक्ट जगह पे रखा है। तो करेक्ट चीज कोई भी चीज है तो उसको करेक्ट जगह पे प्लेस आउट करना ही अकाउंट्स है। किस अकाउंट में वो चीज आएगी हमें पता होना चाहिए, और हमें किस अकाउंट में उसको लिखना है हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, कैसे उसको मेंशन करना है, तो ये आना चाहिए। और टोटलिंग थोड़ी बहुत है, बाकी अकाउंट्स में ऐसा कोई याद करने जैसा कुछ नहीं, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी हैबिट होती जाएगी। तो ये रिवॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था अच्छा सा जो हमने किया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।